सुकन्या सेवक आवास के कक्ष में अपने भीगे बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी कि तभी आचार्य गजानन तेज कदमों के साथ चलते हुए वहां आ पहुंचे। सुकन्या ने उनको प्रवेश करते देख लिया था। वो अचानक से घबरा गई और खुद से बोली, आचार्य गजानन यहां? अगर उन्होंने मुझे कन्या वेश में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे शीघ्र पुरुष वेश में आना होगा। वो पर्दे के पीछे छिपी खड़ी थी और आचार्य गजानन दूसरी तरफ। वो सुकन्या को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने एक नजर उस खाली कमरे पर डाली और मन ही मन कहा, द्वार खुला छोड़ कक्ष से बाहर कहां जा सकता है सुकेतु? अवश्य ही फिर से चंद्रगुप्त के साथ गया होगा कहीं। उन्होंने एक बार जोर से पुकारा, सुकेतु, सुकेतु, क्या कोई है? जब किसी ने कोई आवाज नहीं दी तो आचार्य गजानन के मन में उस कक्ष की तलाशी लेने का विचार आया कि शायद सुकेतु के बारे में उन्हें कुछ पता चल जाए। वो वहां पड़े हर तरह के सामान को पलटने लगे, लेकिन कुछ उनके हाथ नहीं लगा। तभी उनकी नजर दीवार पर एक खूंटी पर टंगी पोटली पर पड़ी। वो अब उस तरफ बढ़े। सुकन्या ने भी अब तक अपने बालों को बांध लिया था और सर पर पगड़ी पहन ली थी। वो पूर्ण रूप से सुकन्या से सुकेतु बन चुकी थी। उसने जब देखा कि आचार्य गजानन उस पोटली की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो घबरा गई। वो खुद से बोली, अगर उन्होंने उस पोटली में रखे मेरे गहने और कपड़े देख लिए तो कहीं उन्हें मेरे कन्या होने पर शक ना हो जाए। वो आचार्य गजानन को रोकने का उपाय सोचते हुए बोली, मुझे अब सामने आना ही होगा। आचार्य गजानन पोटली को नीचे उतारने वाले थे कि तभी सुकेतु बनी सुकन्या बड़ी चालाकी से उनके पीछे आ खड़ी हुई और बड़ी विनम्रता के साथ बोली, आचार्य आप यहां? मुझसे कोई कार्य था? आचार्य गजानन का बढ़ता हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। सुकेतु के वहां अचानक आ जाने से वो थोड़ा घबरा गए। फिर भी अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए वो पीछे मुड़े और कठोर स्वर में बोले, ये क्या मजाक है? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। कहां थे तुम? बड़ी मासूमियत के साथ सुकेतु बोला, मैं तो स्नान करने गया था। कहिए, आपको मुझसे क्या काम था? आचार्य गजानन चाहकर भी सीधे तौर पे सुकेतु से जंगल में घटी घटना के बारे में नहीं पूछ सकते थे। उन्होंने बात को घुमाते हुए पूछा, परसों रात तुम दिखाई नहीं दिए। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां थे? सुकेतु बोला, क्षमा करें आचार्य, लेकिन परसों मुझे आचार्य चाणक्य ने अपने कार्य से तक्षशिला से बाहर भेजा था। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। आचार्य गजानन ने आगे पूछा, तुम्हारा गांव कहां है और तुम आचार्य चाणक्य को कैसे जानते हो? सुकेतु बोला, आचार्य, तक्षशिला से 10 कोस दूर पुरवर नामक एक छोटा सा गांव है। मैं वहीं से हूं। एक बार आचार्य चाणक्य वहां से गुजरे तो मैंने वहां उनकी खूब सेवा की। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपना सेवक बना लिया। और तुम्हारे माता पिता, वो कहां हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। कई वर्ष पूर्व एक बीमारी से उन दोनों का निधन हो गया। ये कहते हुए सुकेतु के चेहरे पे उदासी के भाव उभर आए थे। आचार्य गजानन को सुकेतु की बातों पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन उनके पास उसके विरुद्ध कोई कठोर सबूत भी नहीं था। वो इधर उधर देखने लगे और उनकी दृष्टि एक बार फिर उस पोटली पर पड़ी। वो बोले, इस पोटली में क्या है? ये सुन सुकेतु थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पोटली आचार्य चाणक्य ने मुझे संभालने के लिए दी है। शायद इसमें उनके काम की कोई खास वस्तुएं हैं। गजानन समझ चुके थे कि सुकेतु टेढ़ी खीर है और उससे कुछ भी उगलवाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां से जाना ही ठीक समझा। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक नजर सुकेतु को देखा और मन में विचार किया, पता तो तुम्हें सब कुछ है, लेकिन बताना नहीं चाहते। लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे सारा सत्य उगलवा के रहूंगा। अपने मन में दृढ़ निश्चय कर आचार्य गजानन चुपचाप वहां से प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही सुकन्या की जान में जान आई। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोली, एक भयंकर बला टली, पता नहीं अभी क्या हो जाता।
भले ही सुकन्या आज आचार्य गजानन से बच चुकी थी, लेकिन कोई और था जो अब आचार्य गजानन की दृष्टि में आने वाला था। आचार्य गजानन जैसे ही सुकन्या के कक्ष से निकले, उन्होंने देखा कि सूरजमल चंद्रगुप्त को अकेले में धनुर्विद्या का अभ्यास करवा रहा है। आचार्य गजानन के कदम उसी ओर बढ़ चले। इधर चंद्रगुप्त बड़े ध्यान से सूरजमल की बातें सुन रहा था और सूरजमल भी किसी कुशल शिक्षक की तरह ही उसे अभ्यास करवा रहा था। तभी सूरजमल की दृष्टि आचार्य गजानन पे गई, जो उन दोनों के बेहद निकट आ चुके थे। उन्हें देखते ही सूरजमल ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, आचार्य, अब यहां कैसे? गजानन बोले, हम ऐसे ही तक्षशिला का निरीक्षण कर रहे थे कि कहीं यहां रहने वाले सेवकों को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं। अभी अभी सुकेतु से मिलके भी आए हैं। सुकेतु का नाम सुनते ही सूरजमल और चंद्रगुप्त बुरी तरह से चौंक गए। आचार्य गजानन ने उनका डर भांप लिया था। गजानन बोले, क्या हुआ? तुम दोनों सुकेतु का नाम सुनकर चौंक क्यों गए? बात को संभालते हुए सूरजमल बोला, ऐसी कोई बात नहीं आचार्य, लेकिन आज आपको अचानक क्यों सेवकों की सुध लेने की क्या सूझी? गजानन को कोई उत्तर देते ना बना। उन्हें निरुत्तर देख सूरजमल भी भाप गया कि जरूर इनके मन में कुछ हलचल मची हुई है। सूरजमल कुछ बोलता उससे पहले ही आचार्य गजानन ने बात पलटते हुए पूछा, तुम वैसे धनुर्विद्या अच्छी सिखा लेते हो? सूरजमल बोला, जी आचार्य। तभी आचार्य ने सामने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस वृक्ष की ऊपरी शाख पे जो फल लटका है, क्या तुम उसे बीच से भेद सकते हो? सूरजमल बोला, प्रयास कर सकता हूं, तो करके दिखाओ। गजानन की बात मानकर सूरजमल ने एक तीर उठाया, लेकिन गजानन ने उसे बीच में ही टोक दिया। इन तीरों का प्रयोग तो यहां के छात्र भी कर लेते हैं, मजबूत लौह से बने तीर का प्रयोग करके दिखाओ तो माने। सूरजमल समझ न सका कि गजानन के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी बात का मान रखते हुए उसने अपने निजी तरकश में से एक तीर निकाला। यह तीर ठीक वैसा ही था जैसा मालकेतु के पैर में लगा था। सूरजमल ने फल पे निशाना साधते हुए तीर चला दिया। तीर जाकर उस फल के बीचों बीच धंस गया। यह देखकर चंद्रगुप्त बहुत खुश हुआ और बोला, आपका निशाना अचूक है। सूरजमल ने प्रसन्नता से उसकी ओर देखा। वहीं आचार्य गजानन को पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि मालकेतु पे तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि सूरजमल ही था। आचार्य गजानन कटाक्ष करते हुए बोले, उम्दा, उम्मीद है कि चंद्रगुप्त भी तुम्हारी तरह बाण चलाने में सक्षम हो सके, क्योंकि पता नहीं कल इसका सामना किस योद्धा से हो जाए। सूरजमल ने सम्मान के साथ कहा, जी आचार्य। आचार्य गजानन बोले, अभ्यास जारी रखो। आचार्य गजानन को समझते देर नहीं लगी कि चाणक्य से अब कुछ भी छुपा नहीं है। उन्हें अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। वो तेजी से अपने कक्ष की ओर बढ़ चले। उनके जाते ही सूरजमल और चंद्रगुप्त सुकन्या के कक्ष में पहुंच गए। सुकन्या को देख चंद्रगुप्त ने घबराते हुए प्रश्न किया, आचार्य गजानन कक्ष में क्यों आए थे? कहीं तुम्हें? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है चंद्रगुप्त। उन्हें मुझ पर संदेह होता, उससे पहले ही मैं पुरुष वेश में आ गई थी। ऐसा बोल सुकन्या ने एक ही सांस में आचार्य गजानन के साथ हुई घटना बता दी। सुकन्या के मुंह से पूरी घटना के बारे में सुन सूरजमल ने कहा, और तुम्हारी आवाज? कहीं? सुकन्या उसकी बात काटती हुई बोली, आप सभी के साथ रहते रहते मेरी आवाज अब खुद ब खुद पुरुषों जैसी निकलने लगी है। चंद्रगुप्त मुस्कुरा उठा, लेकिन सूरजमल के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थी। उसने कहा, आचार्य गजानन के मन में किसी बात का संदेह तो अवश्य है, अन्यथा वो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को छोड़कर तुम्हारे कक्ष में नहीं आते। सुकन्या बोली, उनकी बातों से ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। सूरजमल बोला, आचार्य गजानन को तुम्हारे कन्या होने पर संदेह हो, उससे पहले ही हमें यह बात आचार्य चाणक्य को बतानी होगी। वो अवश्य ही कोई समाधान ढूंढ निकालेंगे। चंद्रगुप्त और सुकन्या दोनों ने उसकी बात पर अपनी सहमति जताई। दूसरी तरफ मगध में मुरा और मंत्री शंभुनाथ खाद्य भंडार की गाड़ी में छिपकर मगध से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। वो खाद्य पदार्थों की बोरियों के बीच छिपकर बैठे थे। गाड़ीवान को मंत्री शंभुनाथ ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। मंत्री शंभुनाथ गाड़ी में इस प्रकार बैठे हुए थे कि बाहर घटने वाली हर घटना को वो आराम से देख और सुन सकते थे।
जैसे ही उनकी गाड़ी मुख्य द्वार के पास पहुंची, एक सैनिक उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी को रोकते हुए उसने गाड़ीवान से पूछा, कहां जा रहे हो और इस गाड़ी में क्या है? गाड़ीवान बोला, इसमें खाद्य भंडार से आया सड़ा हुआ राशन है, जिसे मैं वापस करने जा रहा हूं और बदले में सही राशन लेकर आऊंगा। सैनिक बोला, आदेश पत्र है तुम्हारे पास? सैनिक की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए गाड़ीवान ने उसे मंत्री शंभुनाथ द्वारा दिया हुआ राजसी पत्र दिखाया। सैनिक पत्र पढ़ने लगा। इधर गाड़ी के भीतर मुरा को पकड़े जाने का भय सताए जा रहा था, लेकिन शंभुनाथ निश्चिंत थे। पत्र पढ़ने के बाद सैनिक गाड़ी के द्वार पर आया और उसने जैसे उस गाड़ी का द्वार खोला, गाड़ी के भीतर से भयानक दुर्गंध निकली। उस सैनिक ने तुरंत अपनी नाक पे हाथ रखते हुए कहा, क्या कचरे से उठाकर लाए हो इस राशन को? गाड़ीवान बोला, मैंने तो पहले ही कहा था। सैनिक ने मुख्य द्वार पे तैनात सैनिकों से कहा, इससे पहले कि इस दुर्गंध से हम यहां खड़े खड़े मर जाएं, जाने दो इसे। मुख्य द्वार खोल दिया गया और गाड़ीवान आराम से गाड़ी लेकर पाटलिपुत्र के बाहर निकल गया। इधर गाड़ी के भीतर शंभुनाथ और मुरा ने राहत की सांस ली। जहां मगध में शंभुनाथ ने एक बाजी जीत ली थी, वहीं पप्पत हाथ आई बाजी को हारने से बेहद दुखी था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चंद्रगुप्त मालकेतु के हाथों बच गया था। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, लेकिन कैसे, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। वो आम के बगीचे में था और एक के बाद एक बाण चलाकर एक एक आम को नीचे गिराता जा रहा था। वो काफी गुस्से में दिख रहा था। तभी वीरसेन उसे खोजता हुआ वहां आ पहुंचा और बोला, क्या बात है मित्र, गुस्से में लग रहे हो? पब्बत धनुष से बाण चलाते हुए बोला, हम लक्ष्य के इतने करीब पहुंच के भी कैसे चूक गए? वीरसेन बोला, यही तो नहीं पता मित्र कि वो कपटी चंद्रगुप्त आखिर बच कैसे गया। कोई तो है जिसने उसकी मदद की है, वरना अब तक तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता। राजकुमार पब्बत बोला, हमें किसी तरह चंद्रगुप्त को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, वो भी आचार्य चाणक्य की नजरों में आए बिना। वीरसेन बोला, मेरे पास उससे भी अच्छा उपाय है। और वो क्या? उत्सुकतावश पब्बत ने पूछा। वीरसेन बोला, हमें चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य से दूर करना होगा, किसी भी तरह उसे उनकी नजरों में गिराना होगा। आचार्य चाणक्य के सहयोग के बिना वो तक्षशिला में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। पब्बत को वीरसेन की यह बात उचित लगी। उसने अपने धनुष पर 2 बाण एक साथ चढ़ाए और बोला, तुम सच कह रहे हो मित्र, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि उससे जुड़ी चीजों पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा बोलकर उसने अपना बाण छोड़ दिया। एक बाण ने आम को उसके डंठल से अलग किया और दूसरे बाण ने उस डाली को ही काट डाला जिस पर वो आम लटक रहा था। वीरसेन बोला, बहुत खूब राजकुमार, आप धनुर्विद्या में निपुण होते जा रहे हैं। पब्बत बोला, मुझे अब राजनीति में भी निपुण होने की जरूरत है। अगला वार ऐसा होगा कि चंद्रगुप्त के बच पाने की कोई संभावना ही ना हो। वीरसेन बोला, अवश्य मित्र, अब हमें कुछ ऐसी योजना बनानी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पब्बत बोला, और इसके लिए हमें सबसे पहले उन्हें अपना मित्र बनाना होगा जो चंद्रगुप्त के शत्रु हैं, और उन्हें मिटाना होगा जो चंद्रगुप्त के मित्र हैं। पब्बत ने यह कहा ही था कि तभी चंद्रगुप्त भी दूसरी तरफ से उस बगीचे में अकेले ही आया। उसके हाथ में सिर्फ उसकी कटार थी। चंद्रगुप्त को देखते ही वीरसेन पब्बत से बोला, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पब्बत चंद्रगुप्त को देख एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, चलो हम भी कुछ शैतानी करते हैं। वीरसेन और पब्बत चंद्रगुप्त के पास आए और उसे चढ़ाते हुए पब्बत बोला, देखो वीरसेन, लोग बिना धार की कटार भी ऐसे लेकर चलते हैं जैसे बहुत बड़े योद्धा हो। बिना धार की कटार से तुम्हें क्या लगता है, क्या करते होंगे? पब्बत की बात का जवाब देते हुए वीरसेन बोला, घास तो काट ही लेते होंगे और क्या। वैसे भी मैंने सुना है कि गुलामों को अक्सर उनके मालिकों द्वारा घास काटने का काम ही दिया जाता है। ये कहकर दोनों उस पे हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने एक नजर उन दोनों की तरफ देखा और निशाना साधते हुए अपनी कटार आम के फल पर चलाई।
आम का फल एक ही पल में दो टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा जमीन पर गिरा और दूसरा वहीं पेड़ पर लटका रहा। फिर वो बब्बत और वीरसेन की तरफ मुड़ा और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसे जाते देख बब्बत वीरसेन से बोला, बहुत धार है इसमें, इसे अब पत्थर पे रगड़ेंगे नहीं बल्कि पत्थर मार मार के मिटा देंगे। इधर तक्षशिला में सूरजमल ने चाणक्य से मिलकर उन्हें बता दिया कि किस प्रकार आचार्य गजानन आज सुकन्या के कक्ष तक पहुंच गए थे। ये सुनते ही चाणक्य चिंता में पड़ गए और बोले, मुझे जिस बात का संदेह था आखिर वही हो रहा है। चंद्रगुप्त और सुकन्या की एक लापरवाही के कारण आज ये सब हो रहा है। सूरजमल बोला, आचार्य अब हमें क्या करना होगा? क्योंकि आचार्य गजानन को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि वो आसानी से सुकन्या का पीछा नहीं छोड़ने वाले। सूरजमल की बात सुनकर चाणक्य गंभीर मुद्रा में बोले, हां, पर चूंकि यह मुसीबत सुकन्या ने स्वयं मोल ली हुई है तो अब इसका सामना भी उसे स्वयं करना होगा। किंतु आचार्य, चाणक्य बोले, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सुकन्या का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब अगर आचार्य गजानन के शक को मिटाना है तो सुकन्या को खुद उनका सामना करना पड़ेगा, वरना उसका भेद आचार्य गजानन के सामने खुलने में देर नहीं लगेगी। सूरजमल ने हां में सर हिला दिया। चाणक्य ने सूरजमल से कहा, तुम जाओ और जाकर सुकन्या से कहो कि आज शाम को मुझसे मिले। जी आचार्य। और यह कहकर सूरजमल वहां से निकल गया। इधर मगध से बाहर शंभुनाथ और मुरा के रिश्तेदारों के घर पहुंच चुके थे। मुरा बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे पता था कि उसके रिश्तेदार मगध के मंत्री के सामने झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों मुरा के रिश्तेदारों के द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। क्या मुरा अपने पुत्र चंद्रगुप्त का सत्य जान पाएगी? क्या सुकन्या पे आचार्य गजानन का संदेह उसके लिए नई मुसीबतें पैदा करेगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।